वैष्णवी, मैं सुषमा जी से पूछ रहा था उसके लिए जेस्टाल्ट अप्रोच के लिए, कैन यू पुट सम लाइट ऑन इट, सो मेरे को एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए उसकी। No, I have no light to share. मैं सुबह से I finished work and अभी मेरा exactly यहाँ तक हुआ है 4.5, ये क्रेक एंड लॉकहार्ट तक। अभी तो मैं जागूंगी रात भर, करूंगी बाकी सारे। Okay. So I'll find out. It's not like I not read it. I try to read it, but उतना in-depth understanding नहीं हो पाया उसकी. I Right, know but that. is it important? Like उस पे questions आए हैं? हाँ, अमन ने तो दिया था आज क्वेश्चन में. तो अदिति What are they? आप एक्सप्लेन What कर are दो they? अनम्यूट करके। हाँ? Okay, I do know कि gestalt psychology basically होता क्या है। तो जो हमारी gestalt psychology है ना, तो Yes. उसके अंदर बेसिकली जैसे हमने पढ़ा था कि बिहेवियरिज्म होता है, फंक्शनलिज्म होता है, स्ट्रक्चरलिज्म भी आपने पढ़ा होगा साइकोलॉजी में। तो उसमें से ऐसी ना जेस्टॉल्ट साइकोलॉजी होता है। जो हमारे जेस्टॉल्ट साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, ये कोहलर और कोफ्का साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने दिया था। इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा ब्रेन है ना, जो हमारा माइंड है, वो इंफॉर्मेशन को एज अ होल देखता है, मतलब पूरा देखता है, ना कि पार्ट्स में देखता है उसको। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है, जैसे अगर आप लाइट होती है एक रूम में, बहुत सारी लाइट्स होती हैं, तो जैसे एक स्विच से बहुत सारी लाइट्स कनेक्टेड होती हैं। तो जैसे आप स्विच ऑन करोगे, तो जैसे बेसमेंट है कोई सपोज, तो उसके अंदर बहुत सारे बल्ब लगे हैं, बहुत सारी ट्यूबलाइट्स लगी हैं। तो जब आप बटन प्रेस करोगे, तो आपको ऐसा दिखता है कि आप जब लाइटें टर्न बाय टर्न ऑन होती हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि जो लाइटें हैं वो चल रही हैं। आपको ऐसा लगता है कि वो पार्ट्स में ऑन हो रही है। सबसे पहली वाली ऑन होगी, फिर दूसरी होगी, फिर तीसरी होगी, फिर चौथी होगी, ऐसे लाइन में ऐसे ओपन होती हैं। तो इसके अंदर बेसिकली क्या बोलते हैं कि हम साइकोलॉजी को एज अ पार्ट नहीं पढ़ते, हम उसको पढ़ते हैं कि साइकोलॉजी एज अ होल पूरा कॉन्सेप्ट है। तो ये जस्ट ऑल साइकोलॉजी होती है। Thank you, Aditi. समझ गया मैं क्या कहना चाह रहे थे आप. यस, वेलकम। Is Gestalt that 9 dot problem वाला भी Gestalt approach ही है ना? सॉरी, फिर से बोलो। 9 dot problem वाला वो Gestalt ही है ना कि we are yes. doing है ना, thinking out of the box, we are doing the same, trying to solve the problem. ये Gestalt किस में है? Problem solving में है, किस यूनिट में आता है? I really don't know, but अमन ने क्वेश्चन पेपर में दिया था ना, and I was This is surprised. in block 4, unit 3, guys. प्रॉब्लम सॉल्विंग का ये वो पार्ट। प्रॉब्लम, हाँ, तो उसका है 9 dot वाला वही है उसका एग्जांपल। बेसिकली व्हाट Gestalt approach is कि हम try to solve the problem with the same old thought process which we have. So it says trying to solve the problem with the same thought process, जो I think Einstein ने बोला था, insanity is trying to solve the same problem in the same way which we have been trying and failing again and thinking why we are failing. So in simple words, पुरानी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए न्यू अप्रोचेस, न्यू थॉट प्रोसेसेस, न्यू क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी। तो उसने 9 डॉट प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन दिया था, जो तृप्ति जी ने उसी टाइम सॉल्व भी कर दिया था, इफ यू रिमेंबर, कि 9 डॉट को वी आर ट्राइंग टू डू दैट। उसमें एग्जांपल जो दिया, विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल 9 डॉट्स को कनेक्ट करना है। एंड शी कुड ओनली डू इट वन वे, एंड आई टोल्ड हर कि इसके मोर देन वन वेज हैं टू डू इट, देयर मल्टीपल वेज। सो बेसिकली Gestalt कहता है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मल्टीपल वेज होते हैं। हमारा वो फिक्स माइंडसेट जो होता है, मेंटल सेट, कि ये ऐसे ही किया था, ऐसे ही होगा, या नई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको हमें समझ नहीं आता, ये तो बहुत डिफिकल्ट है, ये नहीं होगा हमसे। इफ यू ओनली गिव इट सम टाइम, थिंक डिफरेंट वेज, उसमें सॉल्यूशन मिल जाएगा मोर देन वन। सो सेम ओल्ड प्रॉब्लम को, ओल्ड वेज को, नॉलेज को यूज करके न्यू मेथड लगाना, दैट इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज Gestalt approach is. बेसिकली आप इसमें ये बोलते हो कि जो हमारे परसेप्चुअल जो एक्सपीरियंस होते हैं, वो एलिमेंट से ज्यादा होते हैं। बेसिकली इस वाले में ये है, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी हो गई, बट आई डोंट थिंक सो कि ये जेस्टॉल्ट के पार्ट में है, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली इसका होल ज्यादा कॉन्सेप्ट ना, अगर आपने 11th क्लास की साइकोलॉजी एनसीईआरटी देखी है ना, उसमें प्रॉपर इन्होंने पूरा एक्सप्लेन करा गया है। मैं उससे ही पढ़ के सुना रही हूँ कि इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द कंपोनेंट्स ऑफ द माइंड, the Gestalt psychologists argued that when we look at the world, our perceptual experience is more than the sum of the components of the perception. तो ना कि मेन इसमें अगर Gestalt आ जाए ना,
तो अगर सिंपल वे में समझना है, इसको याद रखना है, तो ये बोल सकते हो कि पूरे कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, ना कि एज अ पार्ट उसको देखते हैं हमारी परसेप्शन को, कि जो खुद के जो हमारे परसेप्चुअल एक्सपीरियंस है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू जो भी हम इनपुट अपने एनवायरनमेंट से रिसीव करते हैं उससे। सिंपल। I think कि what Aditi is saying is the general definition. Like आप अगर Google भी करोगे ना तो Gestalt के इसमें वही आएगा what she's saying about whole versus part. But exam में जो हमारा question था, I think Raj's answer is more relevant because exam में अब I don't know अमन ने क्या दिया, मैंने अब तक वो देखा नहीं, मैंने सोचा पहले खत्म कर लूं फिर देखूंगी, बट जून 24-25 में मैं बस अभी देख रही हूँ, इसका क्वेश्चन था एक्सप्लेन द ट्रेडिशनल अप्रोच versus Gestalt's approach to problem solving. So I think specifically for problem solving, what Raj is saying is more relevant. Yeah, thanks Vaishnavi and thanks Tripti. Yes. Totally makes sense what you also said, Tripti, ki whole part dekhna hai rather than individual, and that's where Vaishnavi beautifully added ki for the exam point of view, even I have opened up that as page 30. So it's what I've written is there are two ways they look at importance of structures of problem situation, he states, and second he says there are two ways, reproductive and productive thinking. So reproductive होती है कि आपकी tried and tested thinking होती है, series of steps known as rot memory. जो किया है उसी को कर रहे हैं, मैं कॉलेज एक ही रास्ते से जाता हूँ, आई कीप गोइंग थ्रू दैट, सलीम मुझे बोलता है नहीं लेट्स ट्राई न्यू वे, शॉर्ट है, बेटर है, ट्रैफिक नहीं, आई सेड नहीं, जो मुझे आता है आई रिप्रोड्यूस व्हाट आई नो, मुझे ये याद है मैं इसी से जाऊंगा, आई डू नॉट वांट टू ट्राई एनीथिंग न्यू, आई डोंट वांट टू यूज जीपीएस. Second, it says productive thinking, that's insight and creativity. So that's where Gestalt approach comes in, कि आपको find new ways of doing the same problems in different way. So productive and reproductive exam point of view से if you write, and you can write the example of 9 dot problem कि we are thinking reproductive उससे कि नहीं there is no way 9 dots को connect किया जा सकता है without lifting the pen, it's impossible. But the productive thinking would be we are reproducing कि कभी ऐसा किया नहीं तो नहीं होगा. Productive thinking would be it did not state कि you cannot take the line out of the paper or out of the box and then come back in. So second, जो Tripti could not solve, she did solve this thing, and I'll just fast forward. Party pooper, मतलब you may want to try, but I'll disclose. Another way of doing, there are many multiple ways. Another way of doing is you roll the paper. If you roll the paper, then you can do that by rolling the paper. उसको move करेंगे तो you'll be easily able to connect that. So basically, the productive thinking is that creativity to get new insight into the existing problem rather than doing the same thing through reproductive thinking. Thanks. हमारे स्टडी मटेरियल में भी गेस्टाल्टिस्ट्स का जो है ना सॉल्यूशन, वो फ्लैश ऑफ इंसाइट के लिए कहा हुआ है कि इंसाइट एक सडनली कुछ एकदम से डिस्कवर हो जाती है, हम कुछ सॉल्व करते करते ट्रायल एंड एरर करते करते हमें कुछ इंसाइट आती है अचानक से, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है ना, वो उस तरह से कुछ इसमें मेंशन किया हुआ है. Insight is the sudden discovery of the correct solution following a period of incorrect attempts based on trial and error. कोई अगर Gestalt साइकोलॉजी एज अ कॉन्सेप्ट है तो फिर आप इसमें मेंशन कर सकते हैं ये होल वाला कॉन्सेप्ट. Right. So Vaishnavi, you said the question was about traditional approach and Gestalt approach. Sorry guys. The Vaishnavi, was the question only about Gestalt या traditional and Gestalt का comparison का? Traditional versus Gestalt approach to problem solving. Oh, okay. So traditional we know the old school of thought would say कि stimulus response वाला है, उसका जो existing stimulus response वाला हमारा जो knowledge है उसको we keep trying, trial and error जो बोल रहे हैं, and then we see कितना correct है कितना incorrect है, जो correct है we keep following that and go by that. So that was a traditional which makes common sense. Gestalt says no, try new approaches, think out of the box mentality. Thanks. Right. सेकेंडली मैं ये कह रहा था कि अगर आप इसमें देखोगे ना, हमें फर्स्ट सेक्शन ए में हमने दो छोड़ने हैं, दो ऑप्शंस होती हैं हमें जो मतलब करना होता है, 4 में से मतलब 2 की ऑप्शंस हैं. तो इफ़ यू नो थॉरली डू 2 important topics like memory or memory and
Problem solving, correct. creativity, I think Right, problem are solving is important, important. no? Yeah. नहीं अमन, आपने जो ये Gestalt की का क्वेश्चन दिया है पेपर में, where did you pick that up from? From old questions only. But it must be before 2018, Yeah, ना? yeah. Okay, yeah. Because मैं वही सोच रही हूँ कि मैंने 2018 के बाद देखा, how come I didn't see this? Okay. मेरा तो मेमोरी का टॉपिक पढ़ के आई वाज लाफिंग एट माई सेल्फ कि ये इतना शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी बोल रहे हैं, तो बेसिस दैट मुझे तो आई शुडंट बी एबल टू रिकॉल एनीथिंग टुमारो इन द पेपर. Okay, I think that's a great idea, Aman. I think ऐसे ही करते हैं वैष्णवी. Maybe we'll touch main points, keywords, so that we will be able to. I have the same issues. इतना confusion हो जाता है इसका नहीं, short term बिकॉज memory. समझ तो सब आ रहा है, बट देन व्हेन आई Absolutely. सिट एंड एक्चुअली if I Yeah. look at a question like research methods, I'm probably remembering half and forgetting half. This is an issue. So like Salim yesterday, beautifully he explained LOP, why it's important, and I was like पढ़ा ही नहीं था, मुझे कुछ पता ही नहीं था इसके बारे में, but he beautifully said keyword जो मैंने पकड़े उसमें से आपका level of processing में your shallow processing and deep processing. Shallow is sensory and deep is semantic. And दूसरे keyword जो दो पकड़े वो था your depending कि कितना deep जाएगा या shallow रहेगा will be based on two factors. So एक तो है मीनिंगफुलनेस एंड सेकंड इज टाइम. सो शैलो और डीप में ये है, अगर वो मीनिंगफुल है मेरे लिए, फॉर एग्जांपल कोई भी साइकोलॉजी रिलेटेड मैं सुनता हूँ, आई टेक कीन इंटरेस्ट ऑन इट. बट समबडी टॉक्स अबाउट पॉलिटिक्स, घंटों भी बात कर रहे होंगे फ्रेंड्स, मुझे कुछ नहीं समझ आता है, ऊपर से निकल जाता है, बिकॉज नॉट मीनिंगफुल टू मी. एंड सेकंड इज टाइम, हाउ मच टाइम आई एम गिविंग टू इट. So if I give more time to psychology concept, I'll understand better. If I do not, like cognitive dissonance, it's a word which was never kind of interesting to me. I didn't give it time. But book में आया, then I said, okay, कई बार ही सुना है क्या? Then I gave it time. तो deep आपके processing में चला गया. So two keywords, your shallow processing, deep processing, basically आपका sensory and your sensory level and semantic level. And आपका this how meaningful it is and how much time are we giving to it. That's about it. Salim, you want to add something to it? बीच वाला, इन दोनों के बीच वाला भी था एक intermediary वाला between shallow and deep. Yeah, that is there. But if you want, you can skip it, or if you write, it's good for you. The thing that I want to add is ये Lockhart वाला 6 नंबर में आता है mostly. So उसमें सिर्फ इतना लिखना enough नहीं होगा that deep processing and shallow processing. You have to write more about it. इसमें ना एक rehearsal part आपने जरूर लिखना है and forgetting part. Rehearsal, how the memory goes from shallow to deep. So that because of the rehearsal part, उसमें भी आपके दो part हैं. एक तो सिर्फ maintenance rehearsal है, where you just read something again and again, it stays in your shallow processing. But when you rehearsal it with semantics, where you understand the meaning of what you are getting the information of, so that goes into your deep processing. तो वो आपका rehearsal में आता है. That same goes for the forgetting part I was saying. If you don't have that deep processing of information, you tend to forget it with time. और इसमें एक पॉइंट और ऐड करना है आपने, इंटरफेरेंस का. While you are processing the information in a cell processing unit, if you add new information to it because of the interference, जैसे कि हमने उसमें पढ़ा भी है रेट्रोस्पेक्टिव वाला जो हमारा प्रैक्टिकल हुआ था. So because of the presence of a new information, you tend to forget the previous information that you were processing in your cell processing unit. यहाँ पे हम लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डीप प्रोसेसिंग जब हो जाता है, the memory goes to your long term, so it stays there. And please try not to write these terms while writing Lockhart. Yes, short term, long term, because they don't talk about these things. They just talk about shallow processing and deep processing, and they call it storage. So इस तरीके से. Yeah, thanks Salim. And but you said not to add, but आपने जो समझाया था, I really loved it. और मैं तो लिखूंगा because you beautifully, you and Vaishnavi had that thing, introduction देंगे, पूरा देंगे, फिर पूरा end तक देंगे. तो introduction में ये इसका starting ये है कि it is they criticize the storage box short term long term. तो वो डालूंगा मैं अगर लंबा हुआ तो, कि totally criticize, कोई box system नहीं होता, it's a level of processing. Yeah.
Yeah, मैं भी ऐसे ही पढ़ रही थी that you know I will start like this कि according to this model it is not going to you know as in memory does not depend on short term and long term memory, and then I thought I'll write that you know it depends on the depth at which information is processed and all this. See, So मैं if you see Aman has opened the question paper, it comes in like 10 marks. How you gonna write 10 marks of the information in it? या वो मेंटेनेंस एंड एलैबोरेटिव वाला भूल गया था मैं, एंड या दैट रिट्रीवल वाला इंटरफेरेंस एज वेल एज रिट्रीवल वो भी रह गया था या 10 मार्क. व्हाट आर द अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस गाइस जो मतलब वी शुड बी टॉकिंग डिस्कसिंग? 10 मार्क्स वाले एटलीस्ट, छोटे बाकी तो कर ही 10 लेंगे. मार्क्स 10 में में और क्या होता है? 10 मार्क्स में मैं यही सजेस्ट कर रहा हूँ कि एक दो चैप्टर्स कोई मतलब ले लो आप, जैसे एक तो प्रोसेसिंग हो गया, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है ना. सेकंड चैप्टर अमन इसका फोर्थ क्वेश्चन क्या है? Is it something from problem solving or creativity? Creativity ले. See, so from what I've seen, creativity is very important, and block 1 का unit 1 also is very important. Right, मतलब वो domains and research methods and history and you know उन सब से कुछ ना कुछ आ ही रहा है. या तो यूनिट 1 से आता है 10 मार्क्स का, या फिर यूनिट 2 से भी कई बार आ जाता है. तो यूनिट 1 एंड यूनिट 2 ब्लॉक 1 का जरूर कर लो, और साथ में कोई क्रिएटिविटी या कुछ एक प्रॉब्लम सॉल्विंग कुछ एक अच्छे से कर लो बस. And दो guys, topics this को completely कर लो. question of creativity, it can be also asked in a way, explain Graham-Waller's model of creativity. So if it stays like that, don't get confused. Still, we are talking the stages of creativity. क्योंकि वर्ड प्ले बहुत कर रहे हैं वो एग्जाम में, so don't get confused with the words only. हाँ, कल ऐसे अजीब सा भी मैंने क्वेश्चन देखा था कि एक्सप्लेन द प्रोसेस एंड स्टेजेस ऑफ क्रिएटिव थ्योरीज और समथिंग. तो इस वाले में स्पेसिफिकली मैं देख रही हूँ कि वर्ड्स एंड ऑल की बहुत अदला बदली हो रही है. आई हैव नॉट सीन इट इन अदर पेपर्स. वो क्रिएटिव डिस्कवरीज था आई थिंक. राइट, आई थिंक समथिंग क्रिएटिव डिस्कवरीज, हाँ वो उसी में था स्टेजेस में ना, क्रिएटिव डिस्कवरीज करके दिया. So how I've remembered ये वाला what सलीम said ग्राम वालेस का बोलता है तो नाम तो याद नहीं रहता. तो क्रिएटिव सबसे मोस्ट क्रिएटिव कौन था whatever earlier. तो फोन से ही सब कुछ हम कर रहे हैं, वी आर स्टडीइंग टुगेदर ग्रुप स्टडीज. तो फोन ग्राहम बेल ने बनाया था. तो ग्राहम बेल वो द मोस्ट क्रिएटिव. जो ग्राम वालेस नाम आया तो वो क्रिएटिव एंड क्रिएटिविटी के राइट 4 points 4 stages. And even ये Bloom taxonomy which I think Tripti yesterday taught, which I totally left it beautifully, and before that सलीम ने कराया था तो डबल हो गया उसमें. अगेन आई हैड चैलेंज शॉर्ट टाइम में because I didn't want to give it too much time because पता नहीं कितना आएगा और कितना उसमें. बट why got my interest वही मीनिंग एंड टाइम तो कम था बट मीनिंगफुल था because they both said कि ये एजुकेशनल उसमें सबसे ज्यादा यूज वाला होता है. ब्लूम टैक्सोनॉमी रियल टाइम में यूज होता है. देन आई सेड कि अब ये कैसे याद रखूंगा नॉलेज से लेकर आपका इवैल्यूएशन तक. So I don't know whether you guys have already done it or finding challenging. I made mnemonics for it कि K से knowledge शुरू हुआ, CASE. So same way I remembered कि ये जो nature versus nurture जो अपना question है वो high weightage वाला nature nurture and then वो empirical and then सारा उसका भी I made that छोटा. What was your mnemonic for that, Raj? That nature nurture वाला. हाँ. Just give me a minute. Let me find it. I had written it just before 7. मैंने भी उसका बनाया था. Just before 7. What was yours? I would like to hear. Yours are really good. As वाला I haven't not forgotten अभी तक. Practical उसमें Sternberg's में CAP cap का how I projected imaging. I'm really good at it. So I'm saying Sternberg guy is wearing a cap on which it is written ASS. Because that's what I keep forgetting. Practical wala says as whatever guy wearing kind of cap, and I would not forget that. So please tell me yours. I'll find mine in the meanwhile for this one, nature nurture. हाँ, so मेरा nature nurture का था. Wait a second. I'm also looking through. What is the topic's name? Nature nurture वाले का key issues ना? Yeah, I think it was key issues. So I remembered it as ABCD is nursing. So ABCD NRS. That is my mnemonic for it. But I think this varies now, like depending on what you can recall and remember. What?
Yeah, sorry about that. Yeah, but yeah, I'll have to find it. I don't have access, Abhi. I No, think no, it's, no worries. I was just asking. yeah, no, but I'll maybe put it into group and see. I've just made it just to kind of before 7. I just got hold of it. मैंने कहा इसको भी कर लेता हूँ. I'll remember tomorrow. इट्स ओके राज, इट्स ओके। वैष्णवी, आप हाँ, बोल रहे थे कि आपने आपने फर्स्ट ब्लॉक कंप्लीट कर लिया। ये जिसकी क्रिटिकल अप्रेजल बता रहा है स्पेसमैन के, अमन ऊपर करना प्लीज क्वेश्चन को। हाँ, नहीं स्पेसमैन वाला। ओके, थैंक यू। ये जो इसके ये क्रिटिकल अप्रेजल बता रहा है, इनको आप थोड़ा ब्रीफ में हाईलाइट कर दोगे? no, I said no. I said मैंने block 1 unit 1 किया है. The rest I have to do. अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, वो मैं वैसे पढ़ चुका हूँ। आई वाज जस्ट थिंकिंग इफ यू कैन एक्सप्लेन इन अ वे जो मुझे याद रह जाए एग्जाम के पर्पस से। right. No. अभी तो I'm still doing it. Salim, I told you ना 001 I'm very handicapped. बाकी तो हम लोगों ने साथ में पढ़ाई की थी. Like Aman was also there every day, so he knows. But 001 हमने एकदम last के लिए छोड़ा था. And just 3 of us, Hemant, Tripti and me, we did only important topics. तो मुझे ना इधर उधर कुछ पता है. Like this Atkinson Shiffrin मॉडल हमने किया था, then Confluence Investment and Confluence किया था ऐसे. But all these topics, that is why कल I was so lost. तो मैं अभी I was hoping कि आप लोग पढ़ोगे and you will explain. नहीं, वैसे पढ़ रखा है मैंने, बट आई डोंट हैव दैट गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक। खाली इतना ही था, बाकी कोई नहीं। चलो, How important is confluence वाला? It is quite important, I think. but it's very easy actually। Yeah, it's a very easy theory. Buy low, sell high, and then फिर उसके few things क्या सा remind me the major keywords उसके क्या 5-6 चीजें लेनी होती हैं? Intelligence, knowledge, then there is personality, motivation, intrinsic, extrinsic you said, and then your environment। Perfect. एक बार उसमें that's in my mind right now। मैं बता Intellectual abilities, knowledge, thinking styles, personality, motivation and environment. Yeah, perfect. और ये creativity वाला जो था, इसका कितना है weightage? इसका तो अच्छा वेटेज है यार। Correct. अच्छा weightage है? हाँ, creativity and वो जो last वाला नहीं है, blocks, problem solving में, like cultural blocks, emotional blocks, like ये दोनों तो आते हैं किसी ना किसी से। ना तुम न्यूरो इमेजिंग वाले पार्ट को करने का कवर सोच रहे हो? I actually read about this, not hard to understand, but those words that in those topics very complicated। Which one, Salim? Neuroscience। वो एक क्वेश्चन है ना, अगर असाइनमेंट वाला कॉग्निटिव में बहुत कुछ है ना। लाइक जो आपका सेलुलर वाला क्वेश्चन है ना, सेलुलर मॉडल ऑफ मेमोरी एंड लर्निंग, दैट हैज अ लॉट ऑफ बायोलॉजिकल टर्म्स इन इट। हाँ, मैंने तो वो छोड़ने का सोचा है, थोड़ा लीव इट इन चॉइस। सेम है। गाइस को मैं एक्सप्लेन करूं? यस प्लीज, अगर टाइम सेलुलर वाला जी बताइए। 2 बार आया आई थिंक इतना सुषमा जी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप कल आप कर नहीं पाए ज्वाइन, तो प्लीज आपके जो डाउट्स हैं आप वो बताएं, वो क्लियर कर लेते हैं। रियली सॉरी, कल लेट हो गया, मुझे समझाना था आपको ब्लॉक 4 का, यूनिट 4 का। तो आप नॉट ओनली यूनिट 4, जिसमें जो डाउट्स हैं आप वो बता दीजिए एंड विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट। ओके। चलो, अच्छा लग रहा है कि किसी का कोई डाउट ही नहीं है। सो सब वेल प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम। No, either well prepared or haven't studied yet, so no doubts. So that was like अरे पूछे ही क्या जब हमने पढ़ा ही नहीं था। Correct. So you cannot cover everything in any अमन, ये जो आपने क्वेश्चन पेपर जो आज दिया, ये क्या मतलब हाई एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में से लिया था या रैंडमली निकाला था आपने? मैंने मतलब रैंडमली निकाला है, पर 4 टॉपिक्स में से ना डिफरेंट टॉपिक्स में से 4 क्वेश्चंस निकाले हैं। सो स्ट्रैटेजी, सेकंड पॉइंट आपने जो ग्रुप में डाला था, स्ट्रैटेजी का करेंगे। स्ट्रेस रिलीविंग तो आप कर ही देंगे, यू आर एक्सपर्ट इन दैट, बट स्ट्रैटेजीज में सो मेरा तो यही है व्हाट सलीम सेड। पहले तो असाइनमेंट मैं अच्छे से कर रहा हूँ, आई एम नॉट लीविंग इवन अ सिंगल क्वेश्चन टू चांस। सेकंड, फिर जो कल सारा कराया था सबने, वैष्णवी ने, सलीम ने, जो मैंने नोट्स बनाए थे रफ, एंड उसका मैंने भेज दिया आपको। प्लीज लुक इनटू इट क्लियरली। वो इतनी
मैंने उसको ठीक से है नहीं है क्या, जस्ट वट एवर आई रिमेम्बर आई केप्ट राइटिंग। दूसरा वो करूंगा, एंड थर्ड आई कम टू द मेजर, ये 10 मार्क्स वाला व्हाट अमन सेड की LOP वगैरह एंड ऑल दैट, वैष्णवी सेड क्रिएटिविटी का व्हाटएवर या प्रॉब्लम सॉल्विंग का। फोर्थ, एनी अदर थिंग्स व्हिच वी नीड टू डू बिसाइड दिस थिंग, क्या नेक्स्ट अगर टाइम हो तो मेरा क्या तो यही आइडिया है कि आपको मतलब और भी सब्जेक्ट्स में सेक्शन ए के में जो 4 हमें, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑप्शंस उसी में है, तो उसमें से Correct. दो कोई सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अच्छे से थॉरोली कर लो। मींस उनमें भी इंपॉर्टेंट जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ना, उनको थॉरोली कर लो बस, 2 टॉपिक्स। सॉरी दोबारा बोलना कौन से वाले करने हैं? देखो फर्स्ट सेक्शन ए में हमेशा हमारे को वी नीड टू चूज 2 from 4 क्वेश्चंस। सबसे ज़्यादा Right. चॉइस हमें सेक्शन ए में से होती है जो 10 Right. मार्क्स के हैं। राइट, इसमें अगर इसमें आप देखो लैंग्वेज एक्विजिशन में से ज़रूर आता है ना। आप Okay. देखोगे तो 4 टॉपिक्स में से ज़रूर आते हैं क्वेश्चंस। हाँ, तो उनमें से कोई 2 टॉपिक्स को अच्छे से मतलब 10 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कर लो अगर, तो आपके Okay. 10 मार्क्स का कवर हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ कि जो नहीं किया हुआ आप उसके पीछे भागो अब, है राइट ना। राइट राइट। तो 2 टॉपिक्स को ये कवर कर लो अच्छे से। लैंग्वेज एक्विजिशन का सलीम आपने किया था या वैष्णवी आपने मैंने किया था? किया था, आई डिड इट। हाँ, अब प्लीज इसको ब्रीफली बता देंगे फास्ट फॉरवर्ड में, सुषमा जी भी कैच अप कर लेंगे, हमारा भी रिफ्रेश हो जाएगा, सिंस समवन सेड इट्स इंपॉर्टेंट। या थैंक यू। Just मतलब cover the मैं important- एक्चुअली ये कह रहा था, आप कोई भी 2 चूज कर लो टॉपिक्स, इधर लैंग्वेज एक्विजिशन और कॉग्निटिव साइकोलॉजी, है ना, और प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई उनमें से सब में से 2 कोई टॉपिक्स चूज कर लो, उनको अच्छे से कर लो बस 10 मार्क्स के लिए खाली। पर उसके बाद फिर सेक्शन बी के लिए हम फिर डिस्कस करते हैं अभी थोड़ी देर में। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि सबको पूरी तरह से करने, कम्प्लीटली करने के बजाय खाली 2 टॉपिक्स को अच्छे से कर लो 10 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। फाइन, थैंक्स अमन। वैष्णवी क्विकली कर सकते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन का, जस्ट Yes. I'll just give you a recap, not going Yeah. into the details. So, हमने 3 theories पढ़ी थी, actually 4, but the Bruner one is not important, so forget it. So 3 theories is behaviorist, innateness. Guys, I have not revised today, but so please add Salim and all अगर मैं कुछ भूल रही हूँ. So there's behaviorist, there's innateness, and then Chomsky ये बोल रही हूँ, the third one. Piaget की theory, correct. So innateness वाली theory तो नोआम चॉम्स्की ने दी थी, and behaviorist जो सबसे पहले, like we start with behaviorist, that was given by Skinner. So main इसका essence आप याद रखो, because जो questions आए हैं इसमें से, I have the questions in front of me, I've only done from 2018 onwards. So 2018 से the questions that have come from this unit 1 block 3 are कि या तो innateness theory के बारे में लिखना है in 10 marks, right? So just discuss innateness theory by Noam Chomsky. Or it has come like in our assignment, we have limitations of Chomsky's theory of language acquisition. और 3 marks में they have asked for, remember मैंने innateness theory में कुछ words बताए थे, like impoverished language input, language acquisition device, तो उनके definitions पूछे हैं in 3 marks. और if not, they've said ये जॉन पियाजे की cognitive theory बता दो in 6 marks. And उसमें जो 4 stages हैं, those have come in 3 marks. Like, they'll just say write about concrete operational stage, for example. That's a 3 mark question. तो ऐसे दिए हैं. Mostly I have seen questions from innateness and ये cognitive theory of Piaget. Behaviorist का पिछले मतलब 2018 से सिर्फ एक question मैंने देखा था, where they said कि compare behavioristic theory with innateness theory of language acquisition. Varna, I have not seen any questions from it. So just to understand first, behaviorist theory का central idea है that children imitate adults, right? उस दिन हमने बात किया था कि जो अच्छे behaviors positively reinforce होते हैं, like so when in this context, because we're discussing language, so when the child utters something right, like a right word, and if that child is praised, these correct utterances are positively reinforced. तो ऐसे उनकी vocabulary and language acquisition improve होती है. And if they say something wrong, like they've called a car bar, for example, then we negatively reinforce. So negative reinforcement means दोनों, like not reinforcing anything or negatively reinforcing, like scolding them or punishing them, both come under negative reinforcement only. So then they are not praised basically, and then ये सारी जो चीजें हम praise नहीं करते, that gets obliterated from their memory and brain. So this whole idea by Skinner is कि
बिहेवियर पे डिपेंडेंट है लैंग्वेज एक्विजिशन, बिकॉज हाउ द अडल्ट्स आर बिहेविंग, व्हाट दे आर सेइंग, उसको इमिटेट करके हम मतलब we acquire language or learn language. This is what behaviorist theory is. Now, innateness theory, which is Chomsky's theory, was built exactly for this purpose कि ये behaviorist theory जो है वो पूरी बकवास है, and then he put in A, B, C, D as reasons for why behaviorist theory doesn't make any sense. So that is literally why and how Chomsky proposed innateness theory. और innateness theory में आई मीन सो ऑब्वियसली जो भी बिहेवियरिस्ट थियरीज के लिमिटेशंस हैं, अगर ये 10 मार्क्स में आता है आप उसके साथ स्टार्ट कर सकते हो कि ये बिहेवियरिस्ट थियोरी की क्रिटिसिजम्स थी. इफ यू रिमेंबर हमने डिस्कस किया था राइट दैट अगर पेरेंट्स का वोकैबुलरी सही नहीं है तो फिर बच्चा कैसे सीखेगा. आई मीन इट डजंट मेक एनी सेंस because lot of times parents themselves don't have good vocabularies. Another criticism is that it's not necessary that we are using complete sentences in colloquial language. जिसका मैंने एग्जाम्पल बताया था, when we are calling somebody we just say come, we don't say you come here, at least not often. तो ऐसे सब चीजें और and you know also like ये भी हमने डिस्कस किया था एज अ लिमिटेशन कि बच्चा जो है अगर मैं बोल रही हूँ yesterday I sipped some water, तो वो सोचेगा पास्ट टेंस में यू नो ईडी वर्ड ही लगता है, तो टुमारो ही कुड से yesterday I drinked water instead of saying I drank. So technically, you know, he's not copying the adult, he is just over applying a certain rule semantics से. So ये एक और limitation है. And you know there is also evidence for a critical period for language acquisition. So like for example, children who have not acquired any language by the age of about 7 years, they say that they will never really catch up, you know, and that they've been severely neglected. So ये सब limitations behaviorist theory की है, based on which Chomsky proposed the innateness theory, जिसका सबसे पहला कीवर्ड मैंने बोला था impoverished language input, which is exactly what I was saying, that language input जब घर में, like impoverished means poor, so language input जब घर में poor है और मेरे पेरेंट्स ही इतने मतलब either because they're not well read or because they don't talk much, the reasons can be anything, but if the child is only hearing a small sample of language and the adults are not speaking in grammatically complete sentences, उसको हम बोलते हैं impoverished language input, that the child is at a disadvantage. So इसके basis पे Chomsky concluded that we all have a certain inborn faculty language acquisition का, जिसको you know if you remember he said this is what he calls language acquisition device or LAD. So he says कि according to this innateness theory, this process of language acquisition, because of LAD, as in because of this language acquisition device, it is biologically determined. कि मतलब हम जो human species है, we have evolved a brain जिसमें न्यूरल सर्किट्स के साथ हम पैदा होते हैं जिसमें लिंग्विस्टिक इंफॉर्मेशन छपी होती है. So that is why children have a natural predisposition to learn language. So you know whenever they hear something being spoken, ये जो neural connections है, they get triggered, which exist in this language acquisition device, and because of that the child's brain is able to interpret कि मतलब वो क्या सुन रहा है या सुन रही है. And then like I said, this does not suggest कि अगर बच्चा जब पेट में है वो इंग्लिश सुन रहा है तो he will only have an advantage or predisposition to understand English. This is independent of the language itself, because Chomsky says in his innateness theory very specifically कि all human languages share common principles. If you remember मैंने इसका example बताया था of nouns and verbs, right? कि you speak in Bengali, you speak in Hindi, you speak in English. हर language में you'll have some action words which are verbs and some descriptive ones which are adjectives and you know some nouns. Similarly, you will have words to join them, right? On, in, जो prepositions है वो भी हर language में होती है. So Chomsky's focus is on these principles कि you know जो भी language बच्चा सुन रहा है, he's forming these structures in his head and subconsciously absorbing these common principles. So that is why once they are born, whatever language they are exposed to, irrespective of that, they pick up that language, is what this whole innateness theory says. And innateness theory के limitations जो है, this is important. I think it's also an assignment question. Raj could probably confirm.
I think one of the limitations of innateness theory was this, na, कि वो deaf parents जो है उनका एक there was a study, I'm not able to recall, कि basically there were two. Jim. Jim, Jim हाँ, was correct, the correct, kid. correct. Yeah, watch TV all Exactly. around. Yeah. So study called Jim, who could hear well, but his parents were deaf. So, Jim's parents wanted their son to learn speech rather than the sign language they used between themselves. So he watched a lot of TV and, listened to the radio, and he got a lot of that language input. अगर language input नहीं मिलता हम बोलते impoverished language input, but he received frequent language input. But इसके बावजूद his progress was limited until a speech therapist was enlisted to work with him. So मतलब इसका main limitation यही है कि simply being exposed to language is not enough. And without that associated interaction, like there needs to be a two-way interaction. जो मैंने बोला था actually Bruner की theory है, which is not important from an exam point of view, but you could just write this because assignment का question है ये, limitations of Chomsky's theory of language acquisition. So you could say that Bruner covers this aspect where he says कि हम जितना जल्दी कितना जल्दी लैंग्वेज अक्वायर करते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन टू वे फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन और interaction between caregivers. So which Chomsky's theory doesn't talk about at all. And also if you notice subsequent jitni bhi theories aaye hain, they have all placed a lot of emphasis on the ways in which children actually develop language to fulfill their needs and make sense of the world. So this is also a very important point जो आप लिख सकते हो कि ये एंगल इसमें डिस्कस ही नहीं किया जाता कि ये हमेशा यही बोलते हैं कि बायोलॉजिकली ये प्री डिटरमाइंड है या सेरिब्रल इसमें छपा हुआ है because of language acquisition device. But the fact that children are also motivated to pick up language soon and acquire it soon ताकि वो अपने needs fulfill कर सके, communicate कर सके, and they can also make sense of the world is what a lot of subsequent theories cover. तो मैंने तो यही दो याद रखे थे. Raj, if there's something else you could probably add. I'll have to check it. Most of my content is at home, and maybe once I go, and then I'll be able Okay. to. Yeah. Like basically, मैंने भी आज नहीं पढ़ा ना, तो I only remember limited stuff. But I think इसका मैंने सिर्फ इतना ही पढ़ा था. I don't think there's any. Oh yeah. I remember now. Chomsky's work on language was also theoretical, guys. So he was interested in grammar and grammatical rules and all of this, but he did not study real children. This is the third one I remember now. So which is why ये पूरा theory जो है, it relies on children being exposed to language, but it doesn't take into account this interaction जिसका हम बोल रहे थे. So I think you can just remember these 3 points. ये अगर assignment का question 6 mark में भी आता है, we can describe these 3 points at length. And वो gym वाला जो मैंने example बताया था, like that study was published by Bard and Sachs, SACHS. So वही ये gym के बारे में है, who like I said was the hearing son of deaf parents. So you could write all this. I think it's more than enough. And then we come to cognitive theory, जो मतलब हमने तो की ही हुई है, by Jean Piaget, and he placed acquisition of language within the context of a child's mental or cognitive development. So Piaget की theory ये कहती है that language जो है, it is just one aspect of a child's overall development. And he argued that for a child to understand any concept and actually express or communicate about it, using language, जो उन्होंने दी थी, right, like age appropriate कुछ concepts for them to understand, those are important for them to comprehend first. और उसके बिना उससे जो relevant language है वो नहीं express कर पाएंगे. For example, हमने उस दिन seriation का example discuss किया था that there'll be a point where the child can actually compare objects, and arrange them with respect to size. So if you give them a few sticks of different sizes, वो ascending order में या descending order में उसको arrange कर सकते हैं. Or, so what he says is unless they've reached the stage and they've actually understood this concept of seriation, वो comparatives और superlatives जो adjectives हैं, like big, bigger, biggest, or small, smaller, smallest,
वो ये कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते बिकॉज एज अप्रोप्रिएटली वो उस कॉन्सेप्ट को समझ ही नहीं पाए हैं. सो एंड सिमिलरली यू नो आई थिंक देयर इज ऑब्जेक्ट परमानेंस, जो सबसे पहले स्टेज में हम लोग डिस्कस करते हैं. तो ऑब्जेक्ट परमानेंस का भी वही है दैट यू नो व्हेन that's when the child realizes that, oh, okay, even if something is not there, like it still exists, even if I can't hear or see it. तो उससे जुड़े हुए जो भी words हैं, he says that until you know understand this concept, how will you, like, you know, say if we are playing peekaboo, you would technically freak out, right? And you wouldn't understand the concept or this word of peekaboo. You would think, oh my god, where is this person? You'd start crying. But at a certain age, जब ये object permanence develop होता है, then they can understand that, okay, even if this person is hiding behind, you know, the hands, that person is there and he has not vanished. So yeah, that is the crux of Piaget की cognitive theory. And उसके Last चार one is stages. yeah, Sorry. sorry. No, please go ahead. No, I was just saying उसके 4 stages याद कर लेना with you know one example for each. Like जैसे seriation and object permanence का तो मैंने दे दिया, but all 4 stages, I think if you remember how you know the stage in his theory relates to learning what sort of words or language, we can write it. But last 7 years में it has only come once in 22 and 6 marks कि मतलब discuss his you know cognitive theory. बाकी सारे questions are on innateness theory only. So please do innateness theory well, guys. Chomsky wali. And I think there was also one question about. Let me just check. I'm not able to recall. जो हमने उस दिन किया था, right? Building blocks of language. Yeah, before that, ये जो acquisition of language, if question comes in, we have to write all 4 of them in brief. Yeah, how does it work? Just question acquisition of No, language. so actually in the last 7 years, I have not seen any, you know, as a generic question like this. But अगर पूछा जाता, I think we can write all 4 and then we can just describe the first 3 at length. Correct me if I'm wrong. Assignment में यही था ना, acquisition of language. Or did I No, get that it? was limitations of Chomsky's theory of language acquisition. No? Okay. ठीक है, So we'll only write so we can obviously write depending on which section this comes in. अगर 3 marks में आता है, we'll only write the 3 limitations we just discussed. 6 marks में आता है, तो we'll write few lines about Chomsky's theory first, and then you know why and what are the flaws or limitations in that. 10 marks में तो I don't think they're going to say limitations. So this question, does it appear functions of language, the Speak Act and the one which you taught, Speech Act and propositional content and thematic structure, has it ever appeared? At Function of least language? I have not written it here. मैंने तो लिखा है that all these theories that we just discussed, and 1 second. Okay, it has come once in December 23, but they have not asked us for functions of language. They have said explain the 3 elements of language expression as given in the analysis by Clark and Clark. So वो this is the यही same है. one? Which But it has is the only same come once, so I don't know. No, there's the same one, Speech Act, which you taught. Correct. It's the same as Phenomenal. functions of language. Perfect. And the question, sorry, the one you were saying, I'm sorry, the one before I asked the question, you said we can discuss that one. Which one was that? Could you repeat that? We can cover. I'm just trying to recollect what I was referring to. Yeah, theories के अलावा I was saying there's one more question that comes, na? Yeah. Theories के अलावा it is stages of language acquisition जो हमने उस दिन किया था ना, that it starts with cooing, where mostly vowel sounds. Yeah. वो तो हो गया था. वो that's okay. Correct. So that's easy, I think. Creativity या problem solving का important question something. Creativity का where is that? That's in block 2, na? Yeah. So block 2 make see creativity, I think, is very straightforward. Either they'll ask us what the meaning aspects and theory of creativity is, or they'll say investment and confluence theory ko discuss karo, or they'll ask us to talk about the stages of creativity or creative discoveries जो
अभी हम बात कर रहे थे, एटलीस्ट मैंने अभी तक उसका लाइक आई सेड आई हैव नॉट रीच दैट पॉइंट येट, बट जो क्रिएटिविटी की थ्योरी है दैट इज क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड. लाइक यू जस्ट वांट मी टू गिव यू अ क्विक ओवरव्यू, यू आर सेइंग. Yeah, please do. Yeah, stages of creativity Okay. and theory. Right. So very briefly, create investment and confluence theory of creativity जो है. See, firstly, they'll ask you what is creativity. Like this question has come multiple times that they'll ask you what is creativity and they'll tell you to talk about the theory. It's a 10-mark question. Or assignment में भी ये है. So हाँ, क्रिएटिविटी जो है इट्स लाइक एन सो बेस्ड ऑन दिस थ्योरी मैंने तो अपना डेफिनेशन ऐसे सोचा था दैट आई विल से क्रिएटिविटी इज एन इन्वेस्टमेंट of intellectual resources, and it occurs when all of these elements come together or confluence in the right way at the right time to produce something new. So ये investment and confluence words I've tried to use and make this definition, meaning वही कि ये जो भी अभी हमने डिस्कस किया था, राइट, नॉलेज एंड इंटेलेक्चुअल स्किल्स एंड मोटिवेशन पर्सनालिटी, जो 6 हैं उसमें, इसका acronym I have realized as KITE in MP. Like I'm just trying to visualize Madhya Pradesh where somebody flying a kite. You can make your own ones, but exactly uska would be KITE ka knowledge, intellectual skills, thinking styles, and environment. And M and P would be motivation and personality. So ये जो 6 mental elements हैं, investing in them and ये जब एक साथ at the right time हो जाती है by interacting with each other to produce something new and valuable is what I have said creativity is. And these 6 elements are actually तो quite self-explanatory only, but usually intellectual skills and thinking styles, I remember Tripti and all जब हम discuss कर रहे थे, they had asked me that what is the difference. So just quickly telling you, knowledge जो है that is essentially what we know, right? Intellectual skills are what we can do, like what are we actually capable of doing. Thinking styles would be how we prefer to do that. Like मैं A to Z steps कर रही हूँ या Z to A steps कर रही हूँ. So I think this convergent thinking and divergent thinking, which Salim talks about mostly, would be form of thinking style. And then comes motivation. Motivation would be why we do it. Personality would be who we actually are. And environment would be where we are situated. So मैंने तो इसको ऐसे याद किया है, and all these 6 elements का confluence is what this theory is all about. So investment theory tells us what we need to invest in, and confluence theory tells us how these elements come together, and both are essential for creativity, hence it is called investment and confluence theory. So Sorry, could you comment the last one again? The last line, investment in is? Yeah, so investment theory जो है वो हमें बताता है कि what are the elements we need to invest in, like these 6 elements that we discussed now, right? It talks about what we need to invest in, like these 6 elements. And जो confluence theory है, confluence means coming together, like the word confluence. So confluence theory हमें ये बताती है that all these 6 elements, how do they come together and how do they interact with each other to actually cause creative outcome. Like if somebody has done say a very creative painting, what among these 6 elements have confluenced in his or her head कि वो creatively इतना paint कर पाया या कर पाई, that is confluence. So इन दोनों का combination is investment and confluence theory. Oh, I didn't know they are two separate. I was under the impression there's one, and just that investment is that buy low and sell high. So basically, in these the confluence of all this thing, in this they are picking up the things which are really underrated, and then work on it, and then later sell and then move on. But you rightly brought it up. There are two different investment theory as a what element we need to invest in. Deciding that is very important. And confluence coming together of these 6 elements and how they interact. Yeah. So that buy, I think buy low and sell high tha na, which Salim had also discussed when he was teaching this theory. So you can write that also in the definition. But yeah, I haven't revised today. So mere dimag mein itna hi aaya from what I had studied. And then stages would be, that
preparation, incubation, illumination, verification wala. So preparation mein we just understand the problem and we gather whatever information and relevant knowledge we need. So basically we are preparing. Then comes incubation, जो हमने सोचा था कि it is literally where like you have these startup incubators, right? जहाँ startups brew हो रही हैं. And they're doing all sorts of stuff and not necessarily productive stuff. So I've remembered it like that incubation is when you actually just step back and you do something that is not at all related to the problem that you're working on, because you're trying to give your mind a break to actually allow for subconscious processes to work in the background, lead you to the third step, which is illumination, which, like I said, you have to think of it like the bulb illuminating, where suddenly batti aise chal jati hai, and that is the aha moment which we discussed. And so this is when, suddenly out of nowhere, when you're resting and, in that incubation phase, aapko wo batti jal jati hai and you get that aha moment, or, that suddenly an idea or insight pops into your consciousness. And then the last stage is verification, where you're evaluating this idea and actually testing it and refining it, to make it practical and like useful. So these are the 4 stages of creativity. Okay, सुषमा जी ने क्वेश्चन किया Kinshest model. Yeah, I've not done that today, guys. So sorry. मतलब yet I will do it, but अभी तक मैंने नहीं किया है. Sorry, which model is it? Which Kinshest. question? Comprehension screen share किया हुआ है. model. ठीक है, मैं बताता हूँ इसके किन्स मॉडल के बारे में थोड़ा सा. It's basically when you read something, how your brain comprehend it. So ये उसी के बारे में बात करता है बेसिकली. ये बोलता है कि जो हमारा प्रोसेस करता है ना ब्रेन किसी भी इंफॉर्मेशन को जब हम रीड करते हैं, ठीक है, सो इट्स अ 2 स्टेप प्रोसेस जो यहाँ पे लिखा हुआ भी ना, दिस वन बॉटम अप एंड आई सेकंड वन इज टॉप डाउन. यस, सो इसमें जो ना 2 तरीके से होता है. वो सपोज करो कोई टेक्स्ट लिखा हुआ था कि किस तरीके से एग्जांपल दूं, ठीक है, ऐसे सपोज करो एक एग्जांपल है इसका कि मैं कुछ पढ़ रहा था किताब, वहाँ पे एक टेक्स्ट आया लिखा हुआ द बैंक वाज मडी. सो अब बेसिकली होगा क्या, जो मैं बता रहा हूँ ना किन्स में, इसमें बेसिकली हमारी 2 स्टेप में होता है कंप्रहेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन वट एवर वी आर रीडिंग. तो उन जो 2 स्टेप्स हैं बॉटम अप, इसको हम कंस्ट्रक्शन फेज भी कहते हैं. सो बेसिकली इस फेज में होता क्या है, जब मैंने ये टेक्स्ट पढ़ा द बैंक वाज मडी, तो जो एक मेरी एग्जिस्टिंग नॉलेज भी तो है, ऑब्वियसली मैं वो पढ़ पा रहा हूँ, उसके लिए भी मेरे पास एक प्रीवियस नॉलेज है, वर्ड्स का अंडरस्टैंडिंग है, सब कुछ. सो व्हाट माय ब्रेन डज इज व्हेन आई रीड दैट लाइन, माय ब्रेन ट्राई टू कनेक्ट द प्रीवियस नॉलेज विद दिस वन टू अंडरस्टैंड इट बेटर. मेरा दिमाग कोशिश कर रहा है कि मैं उसको कॉम्प्रहेंड करूं अच्छे से. सो इट जस्ट ब्रिंगिंग ऑल द प्रीवियस इंफॉर्मेशन दैट आई हैव कलेक्टेड थ्रू डिफरेंट सोर्सेज, सो उसको यूज करके. सो ये हमारा क्या है अभी बॉटम अप. देन इट कम्स द सेकंड स्टेप विच इज टॉप डाउन, उसको हम इंटीग्रेशन फेज भी कहेंगे, ठीक है. इसमें बेसिकली क्या होगा, आफ्टर using my whole previous knowledge experiences, what I come to see is there were most of the information that was irrelevant to the what I was reading. जैसे ऊपर वाला एग्जांपल है जो मैंने आपसे बताया था अभी, द बैंक वाज मडी. इसको सुन के जो द बैंक वाज मडी को मैं सोच के ये कर सकता हूँ कि बैंक यहाँ पे 2 तरीके का हो सकता है. इधर इट कैन बी अ बैंक ऑफ अ रिवर और बैंक जो एक होते हैं ये फाइनेंशियल बैंक, जहाँ हम पैसे वगैरह जमा करते हैं, है ना. तो पहली स्टेज में जब मैंने सिर्फ उसको रीड किया और जो मेरी जितनी भी नॉलेज थी उससे मुझे ये आइडिया लगा दैट वी आर टॉकिंग अबाउट अ बैंक, इट कैन बी एनी बैंक, बैंक ऑफ अ रिवर और अ फाइनेंशियल बैंक, समथिंग लाइक दैट. नाउ द सेकंड स्टेज कम्स, अब मैं वहाँ से इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन हटा रहा हूँ. सो देयर आर मोर वर्ड्स गिवन इन द द सेंटेंस दैट द बैंक वाज मडी. दैट मडी वर्ड गिव्स मी मोर कंप्रिहेंशन अबाउट द सिचुएशन. अब मडी वर्ड ऑब्वियसली रिवर वगैरह के आसपास ही तो मडी होता है ना, जो एरिया होता है. सो दैट एलिमिनेट दैट आई एम नॉट टॉकिंग हियर अबाउट द फाइनेंशियल बैंक. सो इस हिसाब से जो सेकंड स्टेप हो रही है ना टॉप डाउन, उसमें बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस मैंने यूज करे थे ना उस इंफॉर्मेशन को कॉम्प्रहेंड करने के लिए, उसमें से मैं जितनी भी इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन है उसको हटा दूंगा.
So this is your second step, which is called integration. That's how you comprehend something when you process the information. इतना ही है इसमें, अगर कुछ डाउट है भी तो ओके, थैंक यू। कोई और कोई सजेशन है जिसमें कि शॉर्ट टर्म क्वेश्चंस जो हैं? Um, 4 आउट ऑफ 5 करने हैं शॉर्ट टर्म क्वेश्चंस। वैष्णवी, वो आपने अभी क्रिएटिव स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी के लिए क्या शॉर्ट टर्म guys, sorry, मैं थोड़ा I was checking my clients group. What are you guys discussing? कुछ भी डिस्कस नहीं कर रहे। मैं एक गैप था बीच में, मैंने कहा ये जो शॉर्ट टर्म क्वेश्चंस हैं इनके लिए भी कुछ स्ट्रेटजी है? Sushma ji has a question before that. Sorry, Yeah. Sushma ji has a question before that for you about stages of creativity का। Okay, मैं okay. पूछ रही थी वो जो आपने शॉर्ट में वो बनाया था ना जिसमें इसकी ये सारी वो होती है मींस काइट समथिंग यू आर टेलिंग। कौन सा मैं नहीं समझी। ये अभी स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी। सुषमा जी मैं बताता हूँ। ओके, काइट हाँ, एमपी में काइट उड़ा रहा है कोई। अच्छा, काइट एमपी, ओके। हाँ, तो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू मतलब रिमेम्बर वो 6 कंपोनेंट्स ना, क्योंकि समझने को तो समझ कंपोनेंट्स गए। पता है। हाँ। ओके। क्रिएटिविटी उससे कनेक्ट करना है। अगर आपको इसको और क्रिएटिव बनाना है ताकि याद रहे, उस टाइम क्रिएटिविटी के लिए काइट एमपी भी था। जो काइट है जो एमपी में उड़ रही है, इतना क्रिएटिव हो गई कि उस पर हम बैठ के खुद उड़ रहे हैं। ऐसा हमने न्यू इनोवेशन किया है। वो सारा कंपोनेंट तो पढ़ लिया है, बस वो रिमेम्बराइज करने के लिए। एक ही की इश्यूज इन सीपी, इसमें भी काफी 10 है आई थिंक, 10 प्रोडक्ट है ना इसमें। किसमें इसके लिए इशू सी अच्छा कॉग्निटिव मतलब वो नेचर वर्सेस नर्चर में बना रहे थे ना कि इसका है जो इसमें बार बार भूल जा रही हूँ मैं 1-2 कंपोनेंट। राइट, मैंने तो की इश्यूज का बनाया था, वही जो मैंने बोला, बट देन आई डोंट नो इफ दैट विल हेल्प यू रिमेम्बर। मैंने लिखा था राज भी बोल रहे थे ना इन्होंने कुछ बनाया है शायद। हाँ, मैंने तो ABCD NRS लिखा है। तो इसमें डी क्या है? डी डोमेन जनरलिटी वर्सेस डोमेन स्पेसिफिसिटी। तो इन द ऑर्डर ऑफ बुक मैंने नहीं किया बिकॉज उसका मेरा कोई सेंस नहीं बन रहा था। तो मैंने पहले अपने हिसाब से ऑर्डर लिख लिया और उस हिसाब से पॉइंट्स याद किए। ओके। इसका भी मैंने ऐसे ही कुछ बनाया था। कैल सेज हाई टू ट्रम्प, किसका तो था वो कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस के जो कंपोनेंट्स थे ना, वो भी शायद 10 हैं। तो कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस भी पेपर में बहुत बार आया है एंड देन हमारे असाइनमेंट में भी है। तो आई थॉट इट्स बेटर आई रिमेम्बर। बट यार बात यही है कि अब तो सब कुछ याद है, कल तक कितना याद रहेगा गॉड नोस। नहीं, याद तो सारा है कंपोनेंट, बट उसको सही जगह में फिट करने के लिए कि इसका आंसर यही होगा, पता चले हाफ लिख दिया, कुछ और लिख दिया, बाद में याद आया अरे यार ये तो नहीं। बट माय थिंग इज कि हम 10-12 पढ़ के जा रहे हैं तो 6-7 भी याद आएंगे तो इट्स ओके आई थिंक। 0 मार्क्स मतलब ऐसा तो नहीं है जैसे किसी के 6 है तो 6 ही लिखने हैं, 10 है तो 10 ही लिखने हैं। अगर मान लो लास्ट में एक आध गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि जैसे हम एल रिमेम्बर करते हैं तो एल से क्या होता है, कहीं लर्निंग है कहीं लैंग्वेज है कंपोनेंट में ना, तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। टी में है, किसी में थिंकिंग है, किसी में ये है, मतलब इसके एम है, किसी में मेमोरी है, किसी में माइंड सेट है, उसमें गड़बड़ हो जाता है। नहीं, वो तो में चेक नहीं करते। करेक्ट। मैं भी ऑप्टिमिस्टिकली सोचते हैं कि याद रहेगा। जनरली भी लोगों ने ये बताया कि बिकॉज मैं ट्राई कर रही थी कि हेडिंग्स सही रहे, बाकी अंदर तो कुछ भी लिख दो तो वो लिखना। हाँ,
तो वो हेडिंग्स एटलीस्ट याद रहे, एटलीस्ट 10 मार्क्स वाले जो आ रहे हैं कम से कम उनमें, तो बाकियों में तो चलो चलता है। अभी हम सिर्फ मेंटेनेंस रिहर्सल कर रहे हैं ना, एलाबोरेट रिहर्सल करते तो वैसे अमन पासिंग मार्क्स ज्यादा। कितने चाहिए? 20। अमन तो बोल रहा है 75। 70%। तो मैं 2 बस 10 मार्क्स की कर लेती हूँ, तो 4 मैं भी तो क्वेश्चन वही हो बोल रही हूँ जाएगा ना मेरा। कि हो जाएगा, none of us will fail, don't worry. वैष्णवी, वो आपने कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस का क्या बनाया 10 कंपोनेंट्स का, वो प्लीज शेयर करेंगे? Yeah, I mean it doesn't make any sense, but वो मैंने लिखा था CALD, CALD, then hi, HI, TRMP. So I am just remembering it as CALD says hi to Trump. ही बनाए तो और Yeah, I mean there's no U in Trump, but yeah, I'm just remembering it like that. we can remember it by this. There's never a U in Trump. It's all about I. Trump is all about me. So there can never be U in Trump. Thanks. ये एक बार रिपीट करना वैष्णवी, कैल्ड हाई, CALD, फिर स्पेस के बाद हाई, HI, फिर उसके बाद हम्म। TRMP, एंड P का स्क्वायर है, सो देयर आर 2 P's, वन इज परसेप्शन, वन इज पैटर्न रिकॉग्निशन. इसके जरा पॉइंट्स बता दें एक बार पृथ्वी. या श्योर. सो C तो कॉन्शियसनेस है. हाँ, तो कॉन्शियसनेस इज वही करंट अवेयरनेस, यू नो, ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल सर्कमस्टांसेस. A would be attention, which is I think self-explanatory कि मतलब हम कितना फोकस कर पा रहे हैं, like selective, you know, processing of information. L is language. Language का वही है ना, that how we acquire and express knowledge, like what are the words we use. मतलब ये description, like सुषमा जी was saying ना, कि मैंने बस ऊपर ऊपर से देखा कि कुछ भी बकवास लिख देंगे, but the words are these. तो L is language. D is developmental psychology, कि मतलब you know over time हम लोग कैसे, like how cognitive improvements are happening or in cognitive processes and skills. H is let me recall, human and artificial intelligence. वो ये कि मतलब AI को कैसे हम integrate कर रहे हैं into human intelligence to make improvements in the space of cognitive neuroscience. I क्या था? I is imagery, you know, all these brain scans and all जो कल हम बात कर रहे थे, उसका एक question भी आया था. I was telling you ना that from a neuro scientific point of view or something, please explain cognitive neuroscience. तो वो यही है. Then T is thinking and concept formation, कि मतलब what are the like thinking जो है supposed to be the crown jewel of cognition. So you know, what is the process by which we are forming new mental representations and you know analyzing information in our head, like that is thinking. फिर उसके हिसाब से concept कैसे बन रहे हैं. R is representation of knowledge. Actually this point didn't make too much sense to me, but मैंने इसका बस इतना याद रखा है that information को हम कैसे symbolize करके we combine it with things in our brain. So basically how we represent it in our head is representation of knowledge. M is memory. तो memory में तो यही सब है, you know, short term memory, long term memory, like how memory is involved. Then P square का तो मैंने बताया ना, one is perception, one is pattern recognition. तो pattern recognition is literally like जैसे हम कुछ पढ़ रहे हैं तो we recognize, you know, words and letters. वो and ये किसका था वैष्णवी, क्या कर रहे थे यहाँ? cognitive domains of cognitive psychology में cognitive neuroscience, मतलब Okay, these are the 12 domains of domains है ना, cognitive 12 psychology. domains है ना, 12 है ना नहीं, ये मैंने domains? नहीं 11 ही है मैं बुक में तो सुषमा जी, आई डोंट नो, मैंने 11 ही याद रखे हैं. इसमें मैंने तो 12 कर रखे हैं. इसमें एक्चुअली मैंने भी ऐसे ही कुछ बनाया था याद रखने के लिए, तो उसके अच्छा, अकॉर्डिंग मैंने 12 तो है. सिर्फ बुक के चलो हिसाब आपने से जो किया है. हाँ, तो नहीं बुक मैंने में सिर्फ तो बुक से नहीं किया ना, तो हो सकता है एक आध पॉइंट इधर उधर से एक्स्ट्रा. शायद हाँ. तो Pattern recognition, we recognize word. You continue, please. Sorry? Pattern recognition बोल रहा था. We recognize word.
and then हाँ perception. So pattern recognition, I was saying that, you know, say when you're reading a book, you've just learned the alphabet, you can recognize ना कि ये alphabet है, ये numbers है. So that is pattern recognition. And then last क्या था? Perception. Perception is वो एक कि मतलब sensory stimuli से how are you detecting and interpreting information? Like, you know, say on a foggy day, we perceive that, you know, objects are much further away because of the fog, जबकि वो पास ही होते हैं. They seem further because of the fog. So this is perception का example. तो मैंने तो मतलब like I said इसमें लिखने को कुछ भी लिख दूंगी. Actually that is why I took so much time to do block 1, unit 1 and 2. मैं वही अटकी हूँ because I was trying to, you know, memorize them and keep it in my head. तो अब देखते हैं क्या याद रहेगा. हाँ, yeah. Actually, guys, can one of you explain this? Pass theory जो है, is it important? Very important, and Salim said so, and he will do it very beautifully. Salim, please बता दो pass theory क्या है? Okay, Salim's not on the call, is it? Yeah, he's not here. I think the notes which I made of Salim yesterday, all of us you put together, तो उसमें भी पास का समझाया हुआ सलीम ने. Guys, I'm here, but you know you can continue with other things once I get home. मैं आपको पास में भी बता दूंगा अभी. It will just take you 5 minutes, okay? Okay. Okay, what else are we discussing? Sorry, please go ahead. No, I was saying what else are we discussing? Yeah. So Aman, you were talking about some short questions you wanted to discuss. Assignment के questions एक बार देख लें. Great idea. Yeah. So at least we know that okay, assignment वाले तो हमें पता है कि क्या करना है. शेयर करता हूँ. First one is, I think, explain information processing and learning in memory. Wait. What is this? This is assignment का question. Yeah. 1000 word. First question is explain information processing and learning and memory. हाँ तो ये कल you guys were saying ना कि इसमें हम basic उसका concept लिखेंगे that you know this is how information is processed. As in कि पहले information को हम receive करते हैं, फिर process करके code करते हैं, फिर store करते हैं, retrieve करते हैं, all of that. And then we will mention and talk about you know if it's in 10 marks, we'll also talk about those two theories like एक तो Bloom's taxonomy and एक Sternberg की जो information processing approach है. Okay, are you guys with me? This is what we discussed yesterday. So Bloom taxonomy and Sternberg का information processing. हाँ, मतलब Sternberg का information processing approach वही है जो उनकी triarchic theory है intelligence की. उसमें जो 3 components है CAP, उसमें जो analytical वाला है, only that comes under you know his information processing approach. It's not like it's something अलग से पढ़ना है. Okay. And we also cover this cognitive psychomotor इसमें beginning में cognitive affective and psychomotor. No, what is that? Interrelated domains of learning, Benjamin Bloom का. We'll start with what learning is and what memory is. That's how I start every question introducing question में अगर information processing and learning and memory. Learning क्या है, memory क्या है, and then information processing क्या है. Anything which changes and which can be observed by somebody, an outside observer. So memory combined total of all mental experiences. Then I went to next one is उसका interrelated है domains, वही आपका CAP वाला, CAP cognitive, A affective and P psychomotor instead of practical.
तो इसमें लर्निंग इन मेमोरी में वो कर दिया आपका। देन उसके बाद Okay, फिर so वही wait. CAP का क्या full form है इसमें? नॉर्मली आपका वही है ना, इफेक्टिव Creative, analytical and practical. या एनालिटिकल था, तो वही स्टर्नबर्ग ने वही क्रिटिसाइज किया था, सिर्फ एनालिटिकल लेके चल रहे हैं जो सिर्फ आईक्यू लेके चलता है। सो दैट वाज बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन ही एडेड कि टोटलिटी में आपका नीचे प्रैक्टिकल और ये भी होना चाहिए। सो ट्रायंगल में मैंने सबसे ऊपर ए लिखा है, पुराने वालों को सबको क्रिटिसाइज किया, सिर्फ ए देख रहे हैं, एनालिटिकल देख रहे हैं, Right. क्रिएटिव प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। तो इसमें क्या है, वही रहेगा आपका, कैप रहेगा, लेकिन इसमें कैप का हो गया कॉग्निटिव, साइकोमोटर एंड अफेक्टिव। यही Okay. आपका आई थिंक 003 या 4 में कैब बन जाता है। सो आई मेड इट कैब, टैक्सी कैब, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड बिहेवियरल इंस्टेड ऑफ Okay. साइकोमोटर। तो इसमें साइकोमोटर हो जाएगा। फिर उसके बाद वही सेंसरी मेमोरी का एंड शॉर्ट टर्म एलटीएम वो डाल दिया, एंड देन या We could probably also talk about these models now. I don't know whether they are relevant or not. या ब्लूम्स टैक्सोनॉमी या एंड नहीं, so इसका हम बात नहीं करेंगे। वॉगन, नॉर्मन एंड एटकिंसन एंड शिफ्रिन। हाँ वो भी डाल सकते हैं, पर वो पुराना मानते हैं उसको, इतना मतलब बेसिस नहीं करते कि दैट वाज इम्प्रूव दैट। वो आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर वाला ब्रेन का डैमेज हुआ तो न्यूरोसाइंस ने प्रूव कि बॉक्सेस में नहीं होता है। इट्स मोर ऑफ व्हाट दिस गाय सेज की लेवल ऑफ प्रोसेसिंग एंड डिफरेंट न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं, स्कीमा लॉन्ग टर्म मेमोरी में। within your head actually. Yeah, that's why we needed Salim. That's why I asked this question. यहीं से शुरू करते हैं because I am so confused. I did not know. You're just doing it wrong. Yeah. Information processing, learning and memory. Let's begin with that. Yeah, if you'll go, the Norman model and other model, you can write anything if you will write like that. You can even write about the cognitive research method in the information processing. But that's not what they're asking for you to write. They just want to know the information processing. So you just, stick to the topic and just write down how the information process in the brain, how the sensory work, how the short term work, how the long term work. And if you see that the question is long, suppose it's in the 10 marks, just move to the next model, which is related to the same thing, which is Lockhart, level of processing, shallow and deep. Apart from that, if you still want to write more, you can write the primary and secondary model given by whatever his name was. I don't even remember right now. Graham Bell, models the one that are who invented related the to telephone information बनाया था उसने, processing, Graham they Bell. relate to the memory. If you're writing it relating to the memory, don't go with the creativity, don't go with the problem solving, don't go with other things. Otherwise, you just mix up many, many things. Okay, let's move to the next one. Second तो अभी हमने कर लिया था, stages of creativity and the theory. Third is triarchic theory of intelligence, जिसका भी अभी discussed ना, CAP, creative, analytical and practical. Practical में you have 3 subcomponents which we remembered by the acronym of AS, which is adaptation, selection and shaping. कि मतलब पहले हम खुद को एडजस्ट करेंगे, नहीं हो रहा तो हम दूसरा एनवायरनमेंट, सूटेबल एनवायरनमेंट सेलेक्ट करेंगे, वो भी नहीं हो रहा तो हम एनवायरनमेंट को अपने हिसाब से शेप कर लेंगे. So this is practical intelligence. Then creative intelligence हो गया, that you're using anyone's exam center. Okay, guys, is anybody's exam center there where Romy is asking? Where is her center? I don't know. She said near some masjid. I can't Yeah, see it is the in South Delhi. messages. I don't know why. It is in South Delhi. It is near Gautam Nagar, South X, yeah. So, but है नहीं, क्योंकि अमर कॉलोनी मस्जिद में होती है। नहीं, अमर कॉलोनी नहीं, ये साउथ एक्स में है, जहाँ पर ये शेफाली रहती है ना, उसके पास में है। ओके, तो कह दो उनको शिफाली के पर शेफाली का सेंटर नहीं में है, होगा। शेफाली का गार्गी कॉलेज में है शायद, इसी कॉलेज में है। Okay. Okay, getting back to this, creative wala, which is how well individuals handle, novel situations, and then they combine existing experiences to create new ideas or to find unique solutions. So, and then analytical would be, all of this, जिसका भी हमने
बात किया, I think it has 3 components ना, ये knowledge acquisition, meta components and performance. तो उसका मैंने जो एग्जांपल दिया था, एटलीस्ट आई रिमेम्बर इट लाइक दैट, कि पहले हम नॉलेज को अक्वायर करते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम 006 में न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, तो वी फर्स्ट recall the formula, that is knowledge acquisition. Then we write down the steps, which is meta components, which is technically high order thinking, कि knowledge जो है उस पे आप कैसे process कर रहे हो. So which is this, like writing of steps. And finally is performance, which means the outcome of this whole process, which is that you've solved the numerical by adding the values and doing all the calculations. So that is triarchic theory. Then Craig and Lockhart Salim ने समझाया था. Fourth question. Then fifth one is key issues in cognitive psychology, जो अभी हमने discuss किया था, right? ABCD NRS जो मैं बोल रही थी. So these key issues basically ABCD इस order में अगर हम जाते हैं, A is applied versus basic research. Like, do you want me to talk about this, guys, or should we just read it from the material? Yes, please. This one is quite tricky because, I think it's quite important what Salim said. So, yeah, please do. Okay, so A is applied versus basic research. जो ये सवाल करता है कि whatever research we conduct, should we conduct it just to understand fundamental cognitive processes, or should we do it with the intention of being able to use this research in practical situations or in real life? So basic would be जो हम research करते हैं, like in fundamental cognitive processes, and applied would be the practical situation वाला that I was saying. कि तो सबसे पहले तो this is majorly contested issue. Then B would be biological versus behavioral, meaning कि should we study, should we actually scan the human brain and study its functions and whatever's happening in it from a biological point of view, or should we just analyze people's behavior, like जब वो कुछ cognitive task कर रहे हैं, should we just look at stuff like how quick their reaction time is and all, and look at researching that way. C would be causal inference versus ecological validity. ये हमारे book में दिया है. So basically causal inference is वही कि हम like should we conduct these experiments and actually establish cause and effect, or ecological would be कि should we just use natural techniques, like just by observation, make our observations instead of doing this whole controlled experiment affair. D would be domain generality versus domain specificity, which is quite easy. Like do we जो भी processes हैं, do we limit them to researching in a single domain, or should we do it generically कि किसी भी area में तुम apply कर लोगे तो ये principle apply होगा. So ABCD is done. Then we're left with NRS. N is easy, nature versus nurture. वही कि मतलब nature जो innate characteristics है वो ज्यादा influential है human cognition में, और nurture, which is our environment and the way we are raised, does that impact human cognition more. R is rationalism versus empiricism. So rationalism is like logical reasoning, right? And empiricism is just perceiving through our senses. So how do we discover the truth about the world and about ourselves and actually, reason? तो हम logically reason करके इसको reduce करेंगे, या should we, combine this with what we perceive through our senses and deduce cognitive processes or results like that. And S is structures versus processes, कि मतलब human mind का जो है, should we focus on the process of thinking, कि मतलब इंसान कैसे सोच रहा है and cognition कैसे हो रहा है, or should we focus on the structure, meaning what are the attributes, contents and products involved in this whole cognition theory. So yeah, these are those 7 key issues. Yeah, could you explain structures again, please? Yeah, so structures versus processes. Let me just give you an example जो मैंने इसमें लिखी थी. Maybe that will help you understand better. Where was it?
Okay, so think of it like this कि जो structure है is literally like our brain's hardware, right? Like memory and all of these structural things जो होती हैं, and process would be the actual process of human thinking कि हम कैसे सोच रहे हैं, what are the steps in which like it focuses more on the how of it, and the structure है it focuses more on the what of it. Does that make more sense? Yeah, perfect. That is so Okay. clear. How and what. Yeah, got it. Yeah, Thank you. yeah. So then we come to goals of research and research methods. ये वही है जो अभी we had discussed, right? No, we didn't discuss this. Sorry. Goals of research and research methods. तो research methods जो चार ही हैं. One is कि हम lab में बैठ के we're actually performing controlled experiments on human behavior. तो उसमें हम वही जो हमने 05 में पढ़ा था, independent variable को manipulate करेंगे and dependent variable remains constant, and then we have some variables that are irrelevant जो कांस्टेंट रहते हैं, सॉरी जो कांस्टेंट रहते हैं वो दोज आर द इररेलेवेंट वेरिएबल्स, एंड हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं टू सी द आउटकम ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल. सो इट्स लिटरली लाइक conducting research in a lab to come to certain conclusions about the population. Second would be psychobiological research. ये जो psychobiological research है that is just to study कि cognitive performance में एंड हमारे सेरेब्रल इवेंट्स और हैपनिंग्स में क्या कोई लिंक है कि नहीं. सो देयर आर थ्री techniques that they use in this, like they fall into three categories, whatever techniques we use to conduct psychobiological research. एक है postmortem कि once a person is dead, we try to relate that individual's cognitive function prior to death to features that we see in their brain. So that is one. Second would be कि हम you have some individuals, right, who are damaged, like whose brains are damaged or they have some sort of a cognitive deficit. Suppose हम उन लोगों के mental structures, cognitive structures and activities को in their brain we try and monitor, like we study their images उनके brain structures के. And third would be कि नॉर्मल अगर कोई इंसान बैठ के अगर नॉर्मली कोई कॉग्निटिव एक्टिविटी कर रहा है, like if a person is anything like running, sitting, जो भी हो, we just obtain information about their cerebral processes, like we use all of these brain imaging techniques जो है ना, MRI, PET, whatever we use, and we analyze कि कैसे cognitive activity के चलते these cerebral changes are occurring, and so we track that way. So these three, one is after death, one is cognitive deficit जिन लोगों में होता है, and one is normally जब लोग कोई cognitive activity कर रहे हैं. In all three cases we look at the structures in their brain images. Third is self reports, case studies and naturalistic observation. तो self report तो हो गया कि मैंने खुद का account लिखा है, like what I mean basically everything about me, my own account of my cognitive processes. Case studies would be in-depth studies of individuals, so I'm not necessarily writing about me but about other individuals. And naturalistic observation जो है, that is just a very detailed in-depth study about everyday situations, मतलब lab में ना होते हुए, because first point was in a lab sort of setting. This is the exact opposite कि everyday contexts में what is happening. So experimental research and all, like it's very useful for testing hypothesis, but they've said that it's also important to consider the other side of this, right? So that is ye wala point. And finally is computer simulations and artificial intelligence. तो इसमें वही बोला गया है कि डिजिटल कंप्यूटर्स जब से आए हैं, they've really impacted cognitive psychology, because information processing model में भी वही कहा जाता है that the human mind is like a computer. So they more or less came around the same time. And computer simulations and artificial intelligence के साथ, like researchers have attempted to create models जो simulate करती हैं कि human mind कैसे सोच सकता है. Like you have all of these, for example a driving simulator जिसमें आप बैठ के you can actually learn how to drive, because it acts just like a car and you would have all the controls in it that you would in a car. So I'm just giving you one example.
And yeah, that's it. मैंने तो इतना ही पढ़ा है. These 4 research methods and goals में I just remembered that we मतलब the whole goal of cognitive psychology में research करना is to understand how and why people think. Like what are the differences in the ways that people think, how they think, why they think, and you know, all of this data gather करना, analyze करना, फिर कोई theories develop करना या hypothesis formulate करना, all of this. So yeah, I'm assuming this, like even if this comes in 10 marks, इसके बारे में हम कुछ ना कुछ तो लिख ही देंगे. Acquisition of second language I've not done yet. In ये blocks भी मैंने नहीं किया, I've not reached that. Then we come to section C, where the question relationship between creativity and